तो कैसे हैं 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं। आइए हम एक और आपकी क्लास का हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में 2025-26 में आ चुका है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। ठीक है, अब हम पेपर सोल्व करेंगे क्योंकि ये रिवीजन में मदद करता है। इससे हमें क्या मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने मिलते हैं जो कि पेपर में आने के 99% चांसेस होते हैं। इसके बाद हमें अप्रोच पता चलती है कि पेपर में क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, क्लास 7th का हिंदी का पेपर। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए खंड का की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हाफ ईयरली पेपर होते हैं वो 2.5 घंटे का पेपर होता है और 60 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है। अब अप्रोच क्या कहती है, आपको इस पेपर को कैसे सोल्व करना है आपको ये समझना होगा। तो बेसिकली आप इस पूरे पैसेज को सिर्फ एक बारी में पढ़ोगे, वो भी लगातार। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको याद करने की कोशिश करोगे या इसके फैक्ट्स को बार बार दोहराओगे। आपको क्या करना है, किताबों से लेकर लास्ट में बचाती है तक लगातार धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे आप किसी को ये समझा रहे हो अपने मन में। तो पेपर में आप शुरू करेंगे कैसे, अब आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करोगे आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शंस पढ़कर वापस से, अगर आपको याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको पता होगा कि पैसेज में वो क्वेश्चन का जो विकल्प दिए गए हैं वो कहाँ पर थे। आइए देखते हैं कैसे। किताबें हमारी आपस में दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने और लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करती है। ये हमें मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन देती है। किताबें हमें केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करती है। ये हमारे ध्यान को केंद्रित करने में हमारी मदद करती है। किताबें जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं, हमें इनकी आवश्यकता होती है। ये अकेलेपन को दूर करने वाली मित्र होती है। सरल शब्दों में पुस्तक हमारे ज्ञान के द्वार खोलती है। ये इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, गणित संबंधित पुस्तकें विभिन्न विषयों में हमारे ज्ञान का विस्तार करती है। इनके अतिरिक्त मनोरंजन हेतु भी साहित्य, चित्रकला, खेल, काव्य, नृत्य इत्यादि अनेक विषयों की पुस्तकें हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। अंत में पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व को संतुलित और आकर्षक बनाते हैं। दैनिक जीवन की चिंताएं भी पुस्तकों से कम हो जाती हैं क्योंकि वे हमें एक सच्चा साथी बनकर अकेलेपन से बचाती है। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है पैसेज में मैंने क्या पढ़ा, ऐसे ही आप पेपर में पढ़ोगे। इसके बाद मैं सीधा पढ़ूंगा क्वेश्चन कहता है किताबें किस पर ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करती है। पहला विकल्प कहता है कि दुनियादारी पर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि किताबें किस पर ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करती है, दुनियादारी पर, चित्रों पर, लक्ष्य पर या जीवन पर। तो आपका ऑप्शन होगा विकल्प ग बिल्कुल सही होगा, लक्ष्यों पर। अब देखो अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, वरना आप वापस से अब समझ जाओगे कि ये बात कहाँ की गई थी। तो ज्ञान ही बल्कि नहीं, और फिर यहाँ पर आप देखोगे कि मदद करती है केंद्रित करने में, हमारे ध्यान को केंद्रित करने में हमारी मदद करती है। किताबें जीवन की सबसे अच्छी साथी होती है, आवश्यकता के अकेलेपन दूर करने मित्र होती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपके जो गद्यांश दिए गए उसमें निर्णय लेने व लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करती है। वही आपका ग विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किताबें पढ़ने से किस में परिवर्तन आता है, व्यवहार में, रुचि में, आत्मा में या व्यक्तित्व में। तो आपको पता है कि व्यवहार, रुचि, आत्मा का जिक्र नहीं हुआ, व्यक्तित्व का जिक्र हुआ तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किताबें किस रूप में हमारे जीवन में शामिल होती है। तो किस रूप में होती है, शिक्षक के रूप में होती है, चित्रों के रूप में होती है, मित्र के रूप में होती है या प्रेरणा के रूप में होती है। आपको पता है ये अकेलेपन का साथी होता है तो इसको कहा जाता है मित्र के रूप में। ग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा विकल्प। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पुस्तक किस प्रकार का माध्यम है। आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पुस्तक किस प्रकार का माध्यम है। केवल मनोरंजन की, केवल ज्ञान की माध्यम है, चित्रों की, ज्ञान और मनोरंजन दोनों की। तो आपको पता है ये जिक्र हुआ था पैसेज में, ज्ञान और मनोरंजन दोनों की माध्यम है पुस्तक हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न कहता है कि पुस्तक किस प्रकार हमें अकेलेपन से बचाती है।
क्या कहता है, ज्ञान देकर बचाती है, सच्चा साथी देकर, प्रेरणा बनकर या चित्र दिखाकर। तो आपको पता है सच्चा साथी देकर या बनकर, तो खा बिल्कुल सही होगा विकल्प। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, इसमें पहले प्रश्न के 5 पार्ट थे, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक पद्यांश है एक कविता के रूप में। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, दयार में देखकर जी पुलकित हो गया, शाखों से ग्रहण कर छिटक गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अचानक उठ उठा हृदय, वाह धन्य हो सुमधुर ऋतु। तो आइए इसके बिहाफ पर जो पहला क्वेश्चन है, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, बसंत, पतझड़, ग्रीष्म या वर्षा। तो आपको पता है कि जो कवि है उसने बसंत ऋतु का, देखो यहाँ पर जिक्र भी हुआ है कि हंसते, पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो दयार देखकर पुलकित हो गया, शाखों से ग्रहण कर छिटकई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अचानक उठ उठा हृदय, वाह धन्य हो सुमधुर ऋतु। तो ये किसका है, ये प्रतीक है क, आपके बसंत ऋतु का व्याख्या की जा रही है। कैसे, देखो रंग बिरंगे फूल का जिक्र किया है, तो बसंत में रंग बिरंगे फूल होते हैं। आपके वर्षा में बारिश का जिक्र होगा, पतझड़ में पत्तों का पेड़ से अलग होने का जिक्र होगा, और ग्रीष्म में गर्मी का जिक्र होगा। तो यहाँ पर बसंत की बात की जा रही है। वहीं दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि ने हृदय में कौन सा भाव आया। कहते कवि के हृदय में कौन सा भाव आया। का कहता है कृतज्ञता का, खा विकल्प कहता है प्रसन्नता का, ग कहता है चापलूसी का, या घ कहता है संतुष्टि का। तो आपको पता है प्रसन्नता का भाव आया। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है कि भाव एक अचानक उठा हृदय में, वाह प्रसन्नता का भाव, ख विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है, मतलब जो ये यूज की गई है लाइन, इसका अर्थ क्या है। का कहता है हृदय में सुगंध की अनुभूति होना। गंध, गंध मतलब आपको पता है ये खुशबू की बात की जा रही है, कोई भी स्मेल आती है तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, गंध की लकीर सी। खा विकल्प कहता है गंध की रेखा, ग कहता है खुशबू से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति, और घ कहता है सिर्फ खुशबू। तो आपका ऑप्शन ग विकल्प को सही होगा, खुशबू से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति, मतलब गंध की लकीर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि आंखों में किसकी बरसात थी, सुरंग की, जल की, खुशबू की, रंगों की। तो आंखों में रंगों की बरसात थी, आंखों में तो रंगों की ही हो सकती है बरसात। ठीक है, तो घ विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, रंग बिरंगे फूलों की क्यारी देखकर क्या हुआ। का कवि जोर से हंसने लगा, खा विकल्प कहता है जी पुलकित हो गया, ग कहता है मन उदास हो गया, और घ कहता है कवि शांत रहा। तो जी पुलकित हो गया, रंग बिरंगे फूलों की क्यारी देखकर जी पुलकित हो गया, खा विकल्प बिल्कुल सही है आपका। आइए खंड ख की तरफ बढ़ते हैं, पठित अवबोधन। प्रश्न 3, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है आपको, जिसके सामने लिखा गया है कि माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या, तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो ये आपस में माँ बेटे का विवाद चल रहा है, जिसको दर्शाया गया है कविता के रूप में। पहला आपका प्रश्न पूछता है कि कविता की शुरुआत में बच्चा माँ से क्या सुनने को कहता है, कहानी, खेल, कविता, गाना। तो जैसे कि आपने देखा कहानी का जिक्र हो रहा है, तो क्या विकल्प को सही होगा, कहानी को सुनने के लिए कहता है। दूसरा, माँ बच्चे से क्या पूछती है, का तूने होमवर्क किया, तूने खाना खाया, तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया, या तू स्कूल गया। तो जैसे कि आपको पता है तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ लिया, ये जिक्र आता है। ये देखिए, तूने मुझको अपनी नानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इस तरह से ग विकल्प को सही होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, कविता में चेटी किसे कहा गया है, का दोस्त, ख दादी, ग नानी, या घ बेटी। तो बेटी को कहा गया है आपका चेटी, घ विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 कहता है, बच्चा किस पात्र के बारे में जानना चाहता है, राजा या रानी, साधु या सन्यासी, माँ या नानी, चिड़िया या गाय। तो का बिल्कुल होगा सही, राजा या रानी। 5वां क्वेश्चन कहता है, कविता में कह माँ कह, लेटी ही लेटी का क्या अर्थ है। इसके विकल्प आपके सामने। पहला विकल्प कहता है, माँ को खड़े होकर कहानी
कहनी चाहिए, माँ को बैठे बैठे कहानी कहनी चाहिए, माँ को लेटे लेटे कहानी कहनी चाहिए, या माँ को नाचते हुए कहानी कहनी चाहिए। तो लेटी लेटी साफ दिख रहा है, लेट कर ही कहानी कहनी चाहिए, ये कहा गया है कविता में। तो आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा ग, माँ को लेटे लेटे कहानी कहनी चाहिए, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसकी सेम अप्रोच रहेगी, एक बार ही पढ़ेंगे हम, 2 बार नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बार कब पढ़ेंगे? जब हम क्वेश्चंस पढ़ चुके होंगे और उसके ऑप्शंस पढ़ चुके होंगे। फिर चाहे हमें ये दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन हम दूसरी बार सिर्फ तभी पढ़ेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। ठीक है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आया लिखा होगा जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में अपने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब हमने इसको एक बार पढ़ लिया, अब हम इसको दूसरी बार अगर पढ़ना पड़ेगा तो क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछता है, लेखक ने धरती की तुलना किससे की है? आइए देख लेते हैं। तो लेखक ने धरती की तुलना एक बड़े गुल्लक से की थी, ये तो हमने याद है। अब लिखेंगे क्या? तो आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक। ठीक है, तो लेखक ने विशाल तुलना एक विशाल गुल्लक से की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा का पानी तालाबों और झीलों से कहाँ पहुँचता है? तो वर्षा का पानी तालाबों से और झीलों से कहाँ पहुँचता था? ये पता है आपको, झीलों से मिट्टी के नीचे छिपे जल के, मिट्टी के नीचे छिपे जल के भंडार में पहुंचता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तीसरा कहता है, बरसात का मौसम बीत जाने के बाद लोग किस जल का उपयोग करते हैं? तो आपके पैसेज में बताया गया है कि भूमिगत, जमीन के नीचे जो जमा जल है उसका, तो भूमिगत जल का, भूमिगत जल का। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा कहता है, लोगों ने लालच में तालाबों का क्या कर दिया? तो लोगों ने लालच में तालाबों का कचरे से पाटकर और भरकर समतल बना दिया। कचरे से पाटकर, और इसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो लिख देंगे कि इस पर घर कहीं मार्केट, कहीं स्टेडियम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये चौथा हमारा हो गया। पांचवा कहता है कि तालाबों पर पाटकर और भरकर लोग क्या बनाने लगे? मकान, बाजार, स्टेडियम और सिनेमा बनाने लगे। ठीक है, आदि।
नेक्स्ट प्रश्न 5 पर चलते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल 5 का आपको उत्तर देना है, लेकिन हम 6 के 6 का देंगे। ये ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? तो ये आपकी किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। तो आपकी पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? तो तुरंत संदेह क्यों किया? क्योंकि ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर इसलिए तुरंत संदेह किया क्योंकि भाइयों ने ऊंट के बारे में बहुत सटीक जानकारी, ये 5 जगह पहला है ना, क्या लिखते हैं, बहुत सटीक जानकारी, बहुत सटीक जानकारी देती थी, जैसे कि एक आंख से न देखना, जैसे कि एक आंख से न दिखना। एक हो गई आपकी, ये आप अच्छे से आंसर के रूप में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। आंख से न देखना, स्वामी को लगा कि यह जानकारी तभी पता हो सकती है और इसके आदि भी हो सकती है, जैसे कि वो एक आंख से नहीं देख पाता था, उसके पेट में दर्द था, पेट में दर्द आदि। तो फिर क्या हुआ? स्वामी को लगा कि यह जानकारी, स्वामी को लगा कि यह जानकारी तभी पता हो सकती है जब किसी ने ऊंट को चुराया हो, किसी ने जब ऊंट को चुराया हो और उसकी जानकारी ली हो, क्योंकि उसने स्वयं उन भाइयों से कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना आंसर पहले लिखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 जगह 2। तो जैसे कि आपने देखा कि आपको पता है ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया था, इसीलिए किया था, ठीक है, क्योंकि उनको उसके बारे में सटीक जानकारी कैसे पता थी, वो भी बिना उसको चुराए, इसलिए उसको संदेह हुआ। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। फूल और कांटे कविता में कौन कौन सी समानताएं बताई गई हैं जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है? आइए देखते हैं। तो फूल और कांटे कविता के अनुसार हम अपना उत्तर लिख लेते हैं यहाँ पर। फूल और कांटे, फूल और कांटे कविता के अनुसार फूल और कांटे में यह समानताएं बताई गई हैं कि, ठीक है, ये लिखोगे आप कि फूल और कांटे में यह समानताएं बताई गई हैं कि से शुरू करते हैं कि वे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, कि वे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, ठीक है, एक समानता हो गई। और उन्हें एक जैसी ही चांदनी हवा और वर्षा प्राप्त होती है। सही बात है कि जो पानी उनके ऊपर वर्षा का पड़ता है वो सब चांदनी, हवा, रोशनी, धूप सब बराबर प्राप्त होती है। राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि मैं जिस पैड पर लिख रहा हूँ उस पर राइटिंग साफ नहीं आती और मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी है भी नहीं। ये सभी प्राकृतिक सुविधाएं उन पर समान रूप से बरसती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये सभी प्राकृतिक सुविधाएं उन पर समान रूप से बरसती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो जल चक्र आपको पता है कि जब एक बार पानी वर्षा के रूप में बरस जाता है तो वो पानी कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर, नदियों में, नालों में, झरनों में के थ्रू वो जाता है समुद्र में, तालाबों में। उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेती है पेड़ों की पत्तियाँ, पेड़ पौधों में वो चला जाता है, पहाड़ों में जम जाता है और फिर वो वाष्प बनकर हवा में भाप बनकर उड़ता है और फिर से दोबारा से वह चक्र घूमता है जब वो बादलों के रूप में बरसता है। तो ये होता है जल चक्र। जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। आइए अपना प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से, साफ तरीके से लिखते हैं। तो जल चक्र कैसे, जल चक्र को आप इस प्रकार लिखेंगे कि जल जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा से शुरू होती है, जब जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है, फिर ऊपर उठकर संघनित होकर बादल बनता है और अंत में वर्षा या हिमपात के रूप में पृथ्वी पर लौट आता है। और ये कंप्लीट जो साइकिल है, ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी जल चक्र, या जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में वाटर साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा आपका आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक आइडियल आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी होती। यही आंसर हमने पहले लिख चुके थे, हम उसको देख लेते हैं कैसे। तो प्रकृति की विविधता खत्म हो जाती, हमें देखने में एक रास्ता महसूस होती। एक रास्ता मतलब एक ही तरह का हम उसको देख पाते, मतलब एक तरह का ही भाव प्रकट कर पाते, फिर चाहे किसी भी तरह का हो, महसूस होती। और पर्यावरण में जब जैव विविधता कम हो जाती, जैव विविधता मतलब अलग अलग तरह के जितने भी पौधे हैं, जितने भी पशु हैं, वो सब कम हो जाते हैं, जैव विविधता कम हो जाती। इससे जीव जंतु के लिए आवास और भोजन की कमी हो सकती थी या हो सकती है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो 4th का। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5th कहता है सड़क किनारे पड़े किसी घायल पशु पक्षी के लिए आप क्या कर सकते हैं। कोई भी 3 बातें लिखो। 3 बातें हमने पहले आपको बताया मैंने, जैसे कि ये पूरा पेपर सोल्व कर लिया था, लेकिन जब अपलोड करने की तरफ बढ़ा तो मुझे पता चला पेपर आधा ही रिकॉर्ड हो पाया है, तो फिर मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हमने ये 3 काम लिख लिए थे जो घायल पशु पक्षी के लिए हम करते हैं अगर वो हमें सड़क किनारे पड़ा मिले। पहला काम करते हैं हम कि प्राथमिक उपचार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो फर्स्ट एड, जो भी उसको चोट लगी है उस पर सबसे पहले फोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा काम, पशु चिकित्सालय या किसी NGO जो इसके लिए पशु के लिए काम करता है उसको सूचना करते हैं। और तीसरा काम, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये हमारा काम होता है। 5वां क्वेश्चन हुआ। 6ठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी रे पानी पाठ में धरती को एक गुल्लक क्यों कहा गया है। तो आपको पता है क्योंकि धरती में गुल्लक की भांति पानी जमा होता है धरती के भीतर, तो वो गुल्लक की तरह काम करती है, इस तरह से उसको कंपेयर किया गया है। आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार पानी रे पानी पाठ में धरती को गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह वर्षा के पानी को अपने अंदर जमा करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। यह जमा हुआ पानी फिर झीलों, तालाबों और नदियों के रूप में दिखाई देता है और भूजल के रूप में भी जमा रहता है, जिसे मनुष्य बाद में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो गुल्लक के समान कहा गया है। आइए खंड ग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका व्याकरण का पार्ट है। अब ये पार्ट आपको नहीं छोड़ना है पेपर में, ये बहुत ईजी पार्ट होता है। इसमें आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट में इसको ज़रूर करेंगे। देखते हैं, निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। अब देखो, पर्यायवाची का मतलब है कुछ ऐसे शब्द जिसका अर्थ वही है जो आपको शब्द दिया गया है। मतलब इसका और क्या नाम, सूर्य के और 2 नाम क्या हो सकते हैं, हवा के और 2 नाम क्या हो सकते हैं, बादल के और 2 नाम क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सूर्य के हमने नाम लिखे हैं रवि और दिनकर। सूर्य को और क्या कहा जाता है, रवि कहा जाता है और दिनकर। वहीं हवा को वायु और पवन, और बादल को मेघ और घन, ये कहा जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार आप लिख देंगे इनके दो दो पर्यायवाची। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? विनम्र उपसर्ग जोड़कर दो दो नए शब्द बताइए। तो आपको बताना है कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो वह शब्द या अब इसको कंप्लीटली तरीके से लिख लेते हैं। उपसर्ग, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग होता है वह शब्द या अव्यय, शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर सकता है या उसे विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से दिए गए विशेष्यों के या दिए गए निम्न उपसर्ग जोड़कर दो दो नए शब्द बनाने हैं। ये आपको उपसर्ग दिए गए हैं, इनको जोड़कर नए दो शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपको वी दिया गया है, सु और अ, तो वी से दो शब्द बनाएंगे हम। नाश में अगर वी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विनाश। ठीक है, इसके बाद वी को अगर देश में जोड़ते हैं तो विदेश बनता है। सु को अगर गंध में जोड़ते हैं, ठीक है, ये आपका डोट है। सु को अगर गंध में जोड़ते हैं सुगंध बनता है। सु को कर्म में जोड़ते हैं सुकर्म बनता है। अ को ज्ञान में जोड़ते हैं अज्ञान बनता है। और अ को न्याय में जोड़ते हैं अन्याय बनता है। ठीक है, इस तरह से हमने हर अपने उपसर्ग से दो दो शब्द बनाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए दो दो विशेषण लिखिए। तो इसमें जो विशेष्य दिए गए हैं इनके लिए दो दो विशेषण लिखने हैं आपको। अच्छा, विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की जो दिया गया है उसकी विशेषताएं बताए। जैसे फूल, फूल कैसा होता है? या तो सुंदर होता है या किसी रंग का होता है। रात शांत होती है, खूबसूरत होती है, चांदनी होती है। चांद कैसा होता है? सफ़ेद होता है, गोल होता है। ये उसकी विशेषताएं होगी। तो दो दो विशेषण लिखने हैं आपको इनके, जो नीचे विशेष्य दिए गए, मतलब ये जो शब्द दिए गए इनके दो दो विशेषण लिखने हैं आपको। आइए वो लिखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? फूल का, फूल क्या होता है? सुंदर। फूल। इसके बाद आपको रात और चांद, रात और चांद, इनके दो दो विशेषण लिखने। तो फूल आपका सुंदर होता है और सुगंधित। इसी के साथ रात आपकी शांत और काली हो सकती है। और इसी के साथ चांद की अगर बात करें, चमकीला और गोल। ये इसकी विशेषण हो गए जो इसकी विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। तो देखो जैसे लिखा हुआ है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। किसको? विद्यार्थियों डैश आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर को आ जाएगा, आपको पता है, विद्यार्थियों को। मोहन बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार। तो में लगेगा आपका, बाजार में जा रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ा। राम ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, को आ जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ माँ ने बेटे डैश प्यार किया। तो माँ ने बेटे को। गाड़ी पुल डैश गुजरी। पुल पर गुजरी। ठीक है, तो इस प्रकार आप करेंगे। पुल पर गुजरी या पुल से गुजरी। पुल से गुजरी। खंड घ की तरफ आते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आप और आपके मित्र के बीच पढ़ाई का महत्व विषय पर, यह अपने आप में एक विषय है। इस पर 6 से 7 पंक्तियों का संवाद लिखना है। ठीक है, तो संवाद होता है एक बात कहता है दूसरा सुनता है। संवाद कुछ तरह का हो सकता है, जैसे संवाद हो सकता है आपका, ये आपका संवाद। अच्छा, हम क्वेश्चन पेपर के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस को अटैच करके एक पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको वो चाहिए और आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए और इसके आंसर्स भी उसमें लगे हों, जुड़े हों, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो
इस तरह से हम अपने आंसर्स देख सकते हैं। तो आंसर्स में आपने देखा कि जो संवाद है वो किस तरह का हो सकता है। वो हो सकता है या तो सवाल जवाब के रूप में, सलाह मशवरा के रूप में, हाल चाल पूछने के रूप में, या आम जिंदगी की बातों में। तो यहाँ पर सवाल जवाब के रूप में देखिए, पढ़ाई का महत्व, ये हमारा टॉपिक है, और मोहन की सोहन से या सोम से बात चल रही है। तो मोहन कहता है पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, सोम कहता है पढ़ाई से हमें ज्ञान मिलता है। मोहन वहीं जवाब देता है क्या बिना पढ़ाई के हम सफल हो सकते हैं। सोम कहता है नहीं, पढ़ाई से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मोहन जवाब देता है कि पढ़ाई हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। सोम बोलता है बिल्कुल, यह हमें अच्छा नागरिक भी बनाती है। मोहन कहता है तभी तो सभी माता पिता बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना संवाद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें के और पार्ट को देखते हैं कि फूल और कांटे के बीच संवाद लिखिए। तो फूल और कांटे के बीच क्या संवाद हो सकता है, या तो आप खुद लिखेंगे या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो आइडियल रूप से लिखोगे। तो फूल और कांटे आपस में क्या बात कर सकते हैं वो करनी है, और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये बात पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव बात नहीं लिखनी है, आपको सकारात्मक बातें लिखनी है। तो सकारात्मक फूल और कांटे क्या बात कर सकते हैं। फूल कहता है कांटे भाई, सब लोग मुझे प्यार से तोड़ लेते हैं पर तुमसे बचते हैं। कांटा कहता है हाँ फूल, क्योंकि मैं चुभता हूँ, लेकिन सोचो अगर मैं ना होता तो कोई तुम्हें बचा पाता। फूल कहता है सही कहा, तुम मेरी रक्षा करते हो। कांटा कहता है बिल्कुल, तुम्हारी सुंदरता तभी तक है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फूल वाह, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और कांटा कहता है और मेरे बिना तुम सुरक्षित नहीं, हम दोनों मिलकर ही बगीचे को शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह से आप फूल और कांटे का संवाद भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 कहता है कि किसी एक पर इनमें से अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए या तो पत्र लिखिए, या फिर अपनी साइकिल चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो एक पत्र आपको शुभकामनाएं देते हुए, मतलब ये अनौपचारिक पत्र है और ये औपचारिक पत्र है। तो ये आपको दोनों लिखने आने चाहिए, पेपर में ज़रूर आएंगे। दोनों लिखते हैं। तो अनौपचारिक और औपचारिक का फॉर्मेट जान लेते हैं। अच्छा, पेपर में नंबर कैसे मिलते हैं। 2 नंबर मिलते हैं आपको मैटर लिखने के, आपने लिखा क्या है। 2 नंबर मिलते हैं आपको फॉर्मेट के, आपने किस तरह से लिखा है। और 1 नंबर मिलता है आपको स्पेलिंग के। इस तरह से 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आपके सामने। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका पहला, आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं। मित्र को पत्र लिखने की जो मेन बात वो है कि ये अपने आप में इनफॉर्मल लेटर हुआ, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमारा मैटर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो फॉर्मेट सिंपल है कि आप एड्रेस लिखेंगे, पहले एड्रेस, फिर आप डेट लिखेंगे, और लास्ट में स्टार्ट करेंगे प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम है, मधुर स्मृतियाँ या मेरे प्यारे मित्र। और आप ध्यान रखो, जहाँ पर मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर आपको गैप देना है, एक एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। इस तरह से आप अपना पत्र लिखते हो। फिर आती है बात अपने मैटर की। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप अपनी बात कह सकते हैं पूरी, और लास्ट में मेरी तरफ से अपने तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को प्यार। आखिर में ये कह सकते हैं तुम्हारा प्रिय मित्र। और अपना पढ़ाई में भी, मतलब ये सब अपनी पूरी तरह से बात कह सकते हो, ठीक है। मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कह सकते हो, और ये पॉजिटिव ही रखना है, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं लिखनी है आपको। हार्दिक शुभकामनाएं, पत्र लिख रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे आयु लंबी हो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, पढ़ाई में तुम उत्तम सफलता प्राप्त करो, मेरी तरफ से तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को प्यार। और थाना अध्यक्ष को लिखते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मेट हो सकता है कि पेपर में आपको याद ना रहे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहले ही, काफ़ी बार ये लिख कर देखना होगा, वरना पेपर में ये फॉर्मेट याद नहीं रहता। और फिर आप पेपर में सोचते हो कि मैंने तो सब चीज़ें लिखी थी और नंबर हमारे पूरे क्यों नहीं मिले। तो नंबर सिर्फ फॉर्मेट के भी होते हैं, 2 नंबर होते हैं मैटर के, 1 नंबर होता है आपका स्पेलिंग्स का। तो आप सबसे पहले थानाध्यक्ष को रेफ़र करते हुए सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, ये आपका एड्रेस, ये आप जिनको लिख रहे हो, और सेवा में स्टार्टिंग में आप लिखते ही हो, और यह आपकी सिटी लिखकर, जहाँ पर मैं ब्लू लाइन खींच रहा हूँ ये आपको गैप देना है 1 लाइन का। फिर आपको विषय लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप। विषय में साइकिल चोरी की सूचना देते हुए मान्यवर या महोदय से स्टार्ट करना है, और अपना मैटर लिखना है। आप अपनी सारी बात बता दोगे, जैसे कि सवन्य निवेदन है कि दिनांक 6 सितंबर 2025 को मेरी साइकिल मोहल्ले के
पार्किंग स्थल से चोरी हो गई, साइकिल का रंग लाल और उस पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टिकर लगा हुआ है। आप कुछ भी ऐसी डिटेल्स दे सकते हो साइकिल के बारे में जो सिर्फ आपको पता है। मैंने आसपास बहुत खोजा परंतु सफलता नहीं मिली, अतः लास्ट में आप रिक्वेस्ट करोगे, आपसे निवेदन है कि कृपया इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ठीक है, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे फिर से यहाँ पर, और सर धन्यवाद, अपना नाम, पता और अपना सिटी का नाम लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़कर दिनांक डालोगे, या दिनांक आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप दिनांक यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट हो गया। इस तरह से आपने अपने 4 से 5 नंबर कंप्लीट तय कर लिए कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखो। तो आपके सामने 3 टॉपिक हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनुच्छेद आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका ये सामने आ जाए और आप रट कर लिख दो। तो आपको ये हमेशा लिखना आना चाहिए। खुद आप प्रैक्टिस करो इन 3 टॉपिक्स पर, जल संरक्षण, ChatGPT, मेरा प्रिय त्यौहार, और हो सकता है मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा देश, मेरा प्रिय पालतू पशु, मेरा प्रिय खेल, कुछ भी हो सकता है। उस पर आप 100 शब्दों का प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, और फिर आप किसी भी घर में बड़े से चेक कराएं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस का ही खेल है सारा। आपका इसका अनुच्छेद का लिखा कैसे जाता है, आपको एक तो पॉजिटिव रखना है पूरा अनुच्छेद अपना। ठीक है, और आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे प्रिय त्यौहार की बात की गई है तो त्यौहार, कौन सा त्यौहार आपका प्रिय है? दीपावली रोशनी का पर्व कहलाता है। इन दिनों क्या करते हैं? कहाँ से शुरुआत हुई? आतिशबाजी करते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है? त्यौहार अंधकार का प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, कैसे ये शुरुआत हुआ, मित्र हम किससे मिलते हैं, क्या बांटते हैं, कब जाते हैं, कब छुट्टी मनाते हैं, किस बारे में है त्यौहार, इस बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर जल संरक्षण की बात आ गई, इसको आप कैसे लिख सकते हो कि जल जीवन का आधार है, इसके बिना क्या कल्पना संभव नहीं है जीवन की। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। आप लिख सकते हो कि योग्य जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण के कारण जल संकट की गंभीर होता जा रहा है। इसके बाद विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर। जल संरक्षण, जल संचय, रिसाव रोकना, नदियों की सफाई तथा इन समस्याओं पर बात कर सकते हो। जल संरक्षण कैसे करा जा सकता है, न केवल जीवन की सुरक्षित होगा बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण में भी संतुलित करेगा, ये सब लिख सकते हो। और जल, और लास्ट में किसी नारे पर ख़त्म कर सकते हो, जैसे जल है तो कल है का संदेश अपनाना चाहिए। ठीक है, और वहीं ChatGPT की बात करते हैं तो आपको पता ही है, ChatGPT हमें आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा मॉडल है जो मनुष्य की तरह संवाद कर सकता है या सवालों के उत्तर देने में संपन्न है। निबंध लिखने में, अनुवाद करने में, जानकारी खोजने में या रचनात्मक लेखन जैसे कार्यों में मदद करता है। छात्र इसे पढ़ाई में, लेखक लेखन में और शोधकर्ता शोध कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ChatGPT समय के बातचीत करता है, मतलब GPT समय की बचत करता है, तुरंत समाधान प्रदान करता है। तकनीकी दुनिया में यह क्रांतिकारी बदलाव है। इसके क्या सुविधाएं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, कैसे ये बदल रहा है जीवन को, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तव में हमारे लिए एक उपयोगी सहायक है। इस तरह से आप अपना अनुच्छेद लिखोगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको इसकी आंसर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद आप PDF ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, वो भी आपकी क्लास के। तब तक के लिए बाय।